बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वर्ण विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 2, वर्ण विचार। पहला बिंदु है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। वे ध्वनियां होती हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। यानी हम ये कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। आइए पढ़। मौखिक भाषा का मुख्य आधार मुख से निकलने वाली ध्वनियां होती हैं। जितना लिखित भाषा में इन्हीं ध्वनियों को मानक चिन्ह द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। भाषा की मूल ध्वनि में इन मानक चिन्हों को वर्ण कहते हैं या फिर और भाषा की जो ध्वनियां हैं वो एक ही बात है। जैसे शब्द है हमारा मानव। मानव कैसे बना? म हलंत आ, न हलंत अ, व हलंत अ। तो क्या बना? मानव। तो मानव में हमें इसने पूरी 6 ध्वनियां हैं। ये वे ध्वनि है जिनके अब हम आगे खंड या फिर टुकड़े नहीं कर सकते। अतः ये भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है जिनके खंड नहीं किए जा सकते। इसी तरीके से बाजार और गया भी है। यानी ये कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वे वर्ण या फिर अक्षर कहलाते हैं। वर्ण जब निश्चित क्रम के अनुसार और एक समूह में लिखा जाता है तो उस समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 यानी 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 यानी 33 होती है। आइए इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहला है स्वर। अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए आई, ओ औ। ये 11 स्वर होते हैं। अंग और अह को हम स्वर में नहीं गिनते, न ही अंग और अह व्यंजन में गिने जाते हैं। ये अयोगवाह कहलाते हैं। अब व्यंजन। व्यंजन क से श तक सभी व्यंजन होते हैं, लेकिन इनको कुछ वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सभी का पहला जो वर्ग है वो उसका वर्ग कहलाता है। जैसे क वाली लाइन में जैसे क ख ग घ ड़, तो क ख ग घ ड़ में क वर्ग। च में च वर्ग हो गया, च छ ज झ ण। ट में ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। त में त वर्ग, त थ द ध न। प में प वर्ग, प फ ब भ म। यर ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। श श श ह ऊष्म व्यंजन होते हैं। च त्र ज्ञ और श्रमिक संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में कुछ आगत वर्ण है अ, फ, ज। ये आगत ध्वनियां हैं। अयोगवाह अंक और अह कहलाती हैं। अब वर्णों के भेद। वर्णों को 2 भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11। अ से लेकर औ तक सभी स्वर होते हैं। स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण हम बिना किसी की सहायता के कर सकते हैं, यानी जिनको बोलने में हमें किसी की भी मदद की जरूरत नहीं होती, किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों के भेद होते हैं। स्वरों के वर्गीकरण 2 आधार पर किए गए हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द वर्णों के 2 भेद हैं। पहला मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर वे स्वर हैं जिनकी रचना अन्य किसी स्वर के सहायता से की नहीं जाती, वह मूल स्वर कहलाते हैं, वो वास्तविक ही होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ, ई, उ और री 4 मूल स्वर होते हैं, यानी जो ह्रस्व स्वर हैं वो चारों के चारों क्या है? मूल स्वर कहलाते हैं। संधि स्वर वे स्वर जिनकी रचना में किसी अन्य स्वर या अपने ही रूप की सहायता ली जाती है, वे संधि स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ ये सातों क्या है? संधि स्वर है। अ प्लस अ मिलकर बना आ, ई प्लस ई मिलकर बनी ई, अ और ई मिलकर बना ए, अ प्लस ओ मिलकर बना औ, अ प्लस ए मिलके ए, आई, उ, अ, उ, औ। तो ये सभी क्या है? संधि स्वर है। अब उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर शब्दों के वर्णों के 3 भेद होते हैं।
पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुप्त स्वर। सबसे पहला आता है हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में हमें कम समय लगता है, यानी जिनको उच्चारण करते समय हमें अपने कंठ से ज्यादा लंबी आवाज नहीं निकालनी पड़ती, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। अ, ई, उ और री, ये चारों ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जो कि मूल स्वर भी होते हैं। दूसरा आता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, यानी जिनको बोलते समय हमें अपने कंठ से उच्चारण करते समय ध्वनि को लंबा खींचना होता है। उदाहरण के लिए आ, ई, ऊ, ये सभी ओ, ए, आई, औ, ये 7 क्या है? दीर्घ स्वर होते हैं। तीसरा हमारा है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, यानी तिगुना समय जिसके उच्चारण में हमें लगता है। प्लुप्त स्वर का एक उदाहरण है ओम। वैसे मुख्यतः इस प्लुप्त स्वर का प्रयोग संस्कृत भाषा में ज्यादातर किया जाता है। अब आते हैं हमारा दूसरा बिंदु, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे होते हैं जिनके उपयोग को या फिर जिनके उच्चारण के लिए हमें किसकी सहायता लेनी होती है? स्वरों की सहायता लेनी होती है। बिना किसी की सहायता के व्यंजन का उच्चारण हम नहीं कर सकते। व्यंजनों की संख्या 33 यानी 33 होती है। आइए शुरू करते हैं। व्यंजनों का भी वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है। पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर। पहला है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह में जीभ हमारे मुंह को कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, अतः वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 यानी 25 होती है। क वर्ग में क ख ग घ ड़, च वर्ग में च छ ज झ ण, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म, ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनके उच्चारण में वायु का अवरोध कम समय के लिए होता है, अतः व्यंजनों की संख्या इनकी सिर्फ और सिर्फ 4 है। य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजनों में आते हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय गर्म ध्वनि ऊष्मा उत्पन्न होती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या 4 ही है: श, श, स, ह। दूसरा बिंदु है उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद। 2 भेद होते हैं: अल्प प्राण तथा महाप्राण। पहला है अल्प प्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अल्प यानी कम होती है, वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि क वर्ग में क ग ड, च वर्ग में च ज ञ, ट वर्ग में ट ड ण, त वर्ग में त द न और प वर्ग में प ब म। ये सभी क्या है? अल्प प्राण व्यंजन। दूसरा है महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है या जिनके बोलने में अधिक जोर लगाना पड़ता है, वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जिसे क वर्ग में ख और ग, च वर्ग में छ और झ, ट वर्ग में ट, ठ और ड, त वर्ग में थ और ध और प वर्ग में फ और ब। इसके अलावा श, 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 ह भी महाप्राण व्यंजनों में ही गिने जाते हैं। अब आता है हमारा अयोगवाह। अंग, अह, ये दोनों अयोगवाह होते हैं। इसके अलावा एक अनुस्वार यानी जिसे चंद्र बिंदु कहते हैं, वह भी अयोगवाह कहलाता है। हिंदी में 3 अयोगवाह मिलते हैं। पहला अनुस्वार, अनुनासिका तथा विसर्ग। अनुस्वार वर्णमाला में आया हुआ अंग वर्ण जो है वह अनुस्वार कहलाता है। इसकी मात्रा एक बिंदी के रूप में किसी व्यंजन के ऊपर लगा दी जाती है और उच्चारण को बदल देती है। जैसे कि
गंगा, डंडा, ठंडा, चंपा, नंगा आदि सभी किसके अनुस्वार के उदाहरण हैं। अनुनासिका, अनुनासिका को हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं या फिर अनुनासिका कहा जाता है। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाता है, जैसे कि चांद, फांसी, आंख, चांदनी इसके उदाहरण हैं। विसर्ग, अह को विसर्ग कहते हैं। जब विसर्ग का प्रयोग हम करते हैं यानी अह की मात्रा लगाते हैं जिसे विसर्ग कहा जाता है, तो ह की ध्वनि का उच्चारण किया जाता है, जैसे कि प्रातः, स्वतः आदि इसके उदाहरण हैं। वर्ण और उनके उच्चारण के स्थान यहाँ पर दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। पहला कंठ, कंठ्य, इसके स्वर है और व्यंजन है अ आ क ख ग घ ड़ ह और अह। दूसरा है तालु, तालव्य जिसका नाम है इ ई च छ ज झ य श, ये इसका है। तीसरा है मूर्धा, मूर्धन्य नाम है जिसका री ठ ड न र श ह ड ढ। चौथा दंत, दंत्य इसका नाम है थ द ध न ल स। पांचवा ओष्ठ यानी ओष्ठ उफ उ उ फ प ब भ म। छठा कंठ और तालु यानी कंठ और तालव्य ए आई। कंठ और ओष्ठ ओ औ। दंत और ओष्ठ में है दांतोष्ठ में व। नासिका में है ड़ य ड़ न म अंग। मुख और नाक अनुनासिक में है अंग। अब आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बने जाते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। छ क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञानी तथा श्र श्रमिक। छ क्षत्रिय बना है क हलंत और श से, त्र त्रिशूल बना है त हलंत और र से, ज्ञानी बना है ज हलंत और य से, श्र श्रमिक बना है श हलंत और र से। अब आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका अर्थ होता है दोहरा या फिर दो बार। जब स्वर रहित व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलते हैं, वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि पक्का, बच्चा, अन्न, अब्बा, अम्मा, अम्मी, बब्बर, मिष्ठान, कच्चा, चक्की आदि इसके उदाहरण हैं। अब अतिरिक्त वर्ण। हिंदी वर्णमाला में ड और ढ ऐसे हैं जिन्हें परंपरा के अनुसार व्यंजनों के साथ रखा जाता है, लेकिन ये अतिरिक्त वर्ण माने जाते हैं। ये कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं लगाए जाते। आगत वर्ण। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें अन्य भाषाओं से भी शब्द ले लिए गए हैं, जिसे आगत वर्ण कहा जाता है, या फिर अन्य शब्दों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है जिसे आगत वर्ण कहते हैं, जैसे ओ, फ। अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, फारसी और अरबी भाषा से फ और ज ले लिया गया है। जैसे ओ का उदाहरण है फुटबॉल, वॉलीबॉल, कॉलेज आदि, और फ और ज का उदाहरण है कागज, सजा आदि। अब है मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों का बदला हुआ रूप, यानी जब स्वरों को व्यंजनों के साथ में लगाया जाता है, उनका जो रूप बदल जाता है वह मात्रा कहलाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि स्वरों का एक जो निश्चित चिन्ह है वही मात्रा कहलाती। जब स्वर व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होते हैं और अपना रूप बदल लेते हैं, वे अपने मूल रूप में नहीं रहते वरंतु चिन्हों के रूप में प्रयोग में होते हैं, वे ही मात्रा कहलाते हैं। सभी स्वर की अपनी अपनी मात्रा होती है, अस्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती, यह स्वयं व्यंजनों में सम्मिलित होता है। आ की मात्रा इस तरीके से होती है। आ की मात्रा का उदाहरण है माला, माला। ई की मात्रा इस तरीके से होती है मिल, इसका उदाहरण है। ई की मात्रा किसी व्यंजन के पीछे इस तरीके से लगाई जाती है और उच्चारण में परिवर्तन ला देती है। कील, कील। उ की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के नीचे लगाई जाएगी। मुख, मुख, सुख, सुख उ की मात्रा के उदाहरण है। उ की मात्रा इस तरीके से व्यंजन पर लगाई जाती है और शब्द और उसके उच्चारण को प्रभावित करती है। मूली, मूली, सूली, सूली इसके उदाहरण है। री की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के
नीचे लगाई जाती है और रे की मात्रा लगाने पर र का उच्चारण किया जाता है। जैसे मृग, मृग, नृप, नृप आदि इसके उदाहरण हैं। एक ही मात्रा इस तरीके से व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। क के साथ एक ही मात्रा लगाते ही बनता है केला, केला। केला एक ही मात्रा का उदाहरण है। आई की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है और थ के साथ आई की मात्रा लगाते तो बनता है थैला, थैला, जो कि आई की मात्रा का उदाहरण है। ओ की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के पीछे लगाई जाती है। मोर, मोर इसका उदाहरण है। औ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। मौन या मौन, मौन इसका उदाहरण है। अब हम जानेंगे कि र को किस तरीके से प्रयोग में लिया जाता है। कई बार र रैस के रूप में होता है, कई बार पदेन के रूप में होता है। आइए जानते हैं। यदि र स्वर रहित होता है तो वह अपने से आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जो कि इस तरीके से लगाया जाता है, जो रेफ कहलाता है। ये जो रूप है इसका रेफ कहलाता है। जब रेफ के रूप में र होता है तो र का उच्चारण व्यंजन से पहले किया जाता है। जैसे शा र म से पहले र का उच्चारण हमें करना होता है। दूसरा है र यदि पहला व्यंजन स्वर रहित है तो र उसने व्यंजन के नीचे लगाया जाता है, यानी कि पदेन के रूप में इस तरीके से लगा दिया जाता है। जब पदेन के रूप में र होता है तो व्यंजन का उच्चारण पहले किया जाता है और र का बाद में। जैसे ग हलन, ग र ह, ग्रह, ग्रह, तो ग का उच्चारण पहले आएगा, र का बाद में। स्वर स्वर रहित द के साथ आने पर र इनके नीचे इस तरीके से लगता है, जिसका उदाहरण है ड्रम, ट्रेन, ड्रम आदि। स स के साथ मिलकर र अलग तरीके से लगाया जाता है, जैसे सहस्त्र, स्त्रोत, मिस्र आदि। तो आइए हम संक्षेप में जानते हैं कि हमने इस पाठ से क्या जाना। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों के भेद दो आधार पर होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। व्यंजन का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला उच्चारण के आधार पर और श्वास की मात्रा के आधार पर। संयुक्त व्यंजन, आगत वर्ण, अयोगवाह, द्वित्व व्यंजन भी व्यंजनों के अन्य प्रकार हैं। स्वर जब व्यंजन से मिलता है तो वो अपना रूप बदल लेता है, जिसे हम मात्रा कहते हैं। जब र अन्य व्यंजनों के साथ मिलता है तो उसे हम कई रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि रेफ और पदेन के रूप में। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।